आज हम भूगोल के पहले अध्याय को समझेंगे इस किताब से। ये पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं। इस पाठ में जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में बताया गया। अगर आप अपनी किताब साथ रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, और जब भी मैं कोई मैप दिखाऊंगी या कोई तालिका के बारे में बात करेंगे हम, तो उसे देख के आप शायद अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आज हम भारत की जनसंख्या और उससे जुड़े तथ्यों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमारे देश में आबादी बहुत घनी है। यहाँ करीब 130 करोड़ लोग रहते हैं, और इतनी आबादी वाले देशों में चीन के अलावा और कोई दुनिया का दूसरा देश नहीं है। अगर आप अपनी किताब का पेज 2 निकालें, उसमें एक मैप है। ये इसमें बहुत सारे डॉट्स दिखेंगे आपको, और एक डॉट जो है वो 2 लाख की संख्या की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक डॉट मतलब उस इलाके में 2 लाख लोग रहते हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे कि कहीं कहीं डॉट्स बहुत पास पास हैं और कहीं दूर। तो जहाँ डॉट्स पास पास हुए वहाँ घनी आबादी वाले इलाके हुए, और जहाँ ये जो डॉट्स दूर दूर हैं वो कम आबादी वाले इलाके हुए। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, असम वितरण कह लीजिए, इसके मुख्य 4 कारण हैं: भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक। इसे अपन इस तरह से समझते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यानी यहाँ किसान बहुत हैं। जिनके पास अपनी ज़मीन है उस पर वे फसल उगाते हैं, और ये उनकी आजीविका का ज़रिया है। अच्छी फसल उगाने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे उपजाऊ ज़मीन, सिंचाई के लिए पानी और अनुकूल वातावरण। मौसम भी ठीक होना चाहिए। अगर आप पेज 2 के मैप को फिर से देखें तो पता चला कि गंगा नदी का मैदानी इलाका और बाकी नदियों की जो घाटियाँ होती हैं उनके दोनों तरफ लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि नदी के बहाव के साथ उपजाऊ मिट्टी आती है, और नदी के किनारे वाटर टेबल भी ऊंचा रहता है। इसलिए सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में आसानी से मिल सकता है। यही कारण है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि राज्यों में आबादी और राज्यों की तुलना में दूसरे राज्यों से ज़्यादा होती है। इसके विपरीत पश्चिमी राजस्थान को देखिए,
या हिमालय के पर्वतीय इलाके में कम लोग बसते हैं, क्योंकि वहाँ जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो आसानी से नहीं मिल पाते। देश के तटीय इलाकों में भी आबादी का घनत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ आजीविका के और साधन होते हैं, जैसे लोग मछली पकड़ते हैं और इस तरह की दूसरी आजीविका के तरीके भी उनको मिल जाते हैं। उसी तरह जहाँ उद्योग लगे होंगे उन इलाकों में भी आबादी बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को नौकरियाँ या अन्य सुविधाएं मिलने लगती हैं। और महानगरों की भी यही कहानी है कि यहाँ भी रोजगार के तरह तरह के अवसर होते हैं और लोगों को रहने की, शिक्षा की सुविधा होती है, इसलिए महानगरों की तरफ भी लोग ज़्यादा बसना चाहते हैं। कुल मिलाकर नतीजा ये निकला कि परिवार या लोग जहाँ बसेंगे वहाँ जहाँ उनकी आजीविका कैसी होगी, और अगर आजीविका अच्छी होगी तो वो इस बात को तय करेगी कि वो कहाँ रहेंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया कि एक जाति के लोग अपनी पुश्तैनी या पुरखों की जगह पे रहना पसंद करते हैं, यही उनके जीने का तरीका बन जाता है। जैसे पहाड़ी इलाकों के बासिंदे या आदिवासी, ये लोग अपनी पुश्तैनी जगहों में रहना पसंद करते हैं। ये अपने पुरखों का हुनर बचपन से सीख लेते हैं और यही उन्हें अच्छा लगता है और कंफर्टेबल जिन्हें कह लीजिए, क्योंकि जानी पहचानी जगह होती है और इसलिए वो वहाँ पर ज़्यादा महफूज अपने आप को फील करते हैं। अब हम जनसंख्या के घनत्व की बात करेंगे। तो इसे समझने के लिए हम ऐसे समझने की कोशिश करें कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। मतलब 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर अगर कोई एक दायरा है तो उसमें कितने लोग रहते हैं। तो अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इलाकों की आबादी ज़्यादा है, तो इनको अगर हम नंबर्स में बोलें, संख्या में, तो कहा जाएगा कि भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। ये आंकड़ा सन 2011 की जनगणना के आधार पे है। सन 1951 में जब जनगणना कम हुई थी, तब लोग कम थे, जनसंख्या कम थी, तब घनत्व था 117 व्यक्ति पर किलोमीटर। अब आपने किताब में परिशिष्ट का देखिए, ये मेरी किताब में तो पेज नंबर 144 में है, मतलब किताब के पीछे की तरफ देखिएगा। तो इसमें इस तालिका में सारे केंद्रीय प्रांत और राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, और जो जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें दिया हुआ है। तो इसको ज़रा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आबादी का वितरण अलग अलग इलाकों में अलग अलग है। प्राय ये देखा गया है कि मैदानी इलाकों के नदी घाटी में जहाँ खेती होती है वहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। बड़े शहरों में क्योंकि रोज़गार के अवसर ज़्यादा होते हैं, वहाँ भी ज़्यादा लोग बस जाते हैं। जहाँ भी उद्योग लगातार लगाए गए हों वहाँ भी नौकरियाँ मिलती हैं, इसलिए वहाँ की आबादी भी घनी हो जाती है।
कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आजीविका यानी लाइवलीहुड के अवसर ही आबादी के घनत्व को प्रभावित करते हैं। अब हम जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे। हमारे देश में हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। वैसे तो भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ी है, पर सन 1901 से 1921 तक ये कुछ घट गई थी। तो संक्षेप में इसके कारण जान लेते हैं कि उन दिनों में क्या था कि स्वास्थ्य चिकित्सा इतनी अच्छी नहीं थी, निरक्षरता थी, भोजन और बेसिक सुविधाएं भी बहुत अच्छी नहीं थी। इस वजह से जो लाइफ स्पैन जिसे कह लीजिए, मतलब लोगों की उम्र कम होती थी और मृत्यु दर ज़्यादा होगी और जो जन्म दर कम थी उस अनुपात में, इसलिए जनसंख्या कम हो गई। उन्नीस सौ 21 से 1951 तक मृत्यु दर में काफ़ी कमी आ गई थी और जन्म दर बढ़ गया था। द्वितीय विश्व युद्ध और महान आर्थिक मंदी के बावजूद इस समय पे आबादी जनसंख्या बढ़ी हमारे देश की और 1951 से 81 तक के समय को जनसंख्या विस्फोट कह सकते हैं। कारण मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई, जन्म दर में बढ़ोतरी हुई तथा लोगों को रहन सहन के स्तर में काफ़ी सुधार हुआ। सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंचा, तो जो जीवन जीने का जो रहन सहन के तरीके बदले, सुधरे। इस वजह से लोगों का लाइफ स्पैन भी बढ़ गया। इसके अलावा पड़ोसी देशों के काफ़ी प्रवासी आ गए हमारे यहाँ, जैसे तिब्बती, बांग्लादेशी, नेपाली वगैरह, क्योंकि उनके देश में राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी और इन्होंने हमारे देश में आके शरण ली। ये जनसंख्या वृद्धि का जो हुई, ये असमान रूप से फैली, मतलब पूरे देश में एक जगह तरह से नहीं फैली। मोटे तौर पे उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर मध्य के राज्यों में आबादी दक्षिण के राज्यों से ज़्यादा बढ़ी। 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि में कुछ कमी आई। करीब एक पहलू जो अभी के संदर्भ में काफ़ी मायने रखता है वो ये हुआ कि करीब 20% लोग किशोर वर्ग में आते हैं इस पीरियड के, यानी 10 से 19 साल की उम्र के बच्चे देश की अभी आबादी का हिस्सा हैं। अगर हम इस वर्ग को सही दिशा और दशा दे सकें तो ये देश के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। अब चैलेंज मुश्किल ये है कि ये एज ग्रुप काफ़ी वल्नरेबल होता है, मतलब इनको बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं क्योंकि इस उम्र का तकाजा यही होता है। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल ड्रॉप आउट ना हो, लड़कियों का विवाह जल्दी ना हो, वे साक्षर हों, उन्हें पोषक भोजन मिले, किशोरी माताओं की मृत्यु दर ज़्यादा ना हो, शारीरिक और मानसिक विकास ठीक हो, वे ड्रग्स और शराब के चंगुल से बच सकें। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने एक युवा नीति बनाई है जिसे
NYP 2014 कहते हैं, जिसमें कौशल स्कूल जैसे योजनाएं और इस तरह की नीतियां बनी हैं, जिससे इस युवा वर्ग को बेहतर ट्रेनिंग देकर नेशन बिल्डिंग में ये जुड़ सकें और देश के लिए उपयोगी हो सकें।